देखो, आज का टॉपिक है कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन बिहार। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन में, बिहार के ओवरऑल पिछड़े बात करें तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस दैट मीन्स औद्योगिकरण में बिहार का पिछड़ापन है, एक बहुत ही बड़ा कारण माना जाता है। तो ये बिहार के बैकवर्डनेस में एक कारण है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से क्या है, आपका इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है बिहार में। और इसके वजह से हमारी जो अभी जनसंख्या है, हमारा जो यंग पॉपुलेशन है, हमारा जो पॉपुलेशन डिविडेंड में हम चल रहे हैं, उसका फुल लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको हम रोजगार नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। छद्म बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में कल आपने पढ़ा था 80% जनसंख्या जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन इसकी एक क्या है, सीमा है। और हमारा जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो एक इसका जो मतलब अपर कैपिंग है ना, ऊपर से क्या हो रहा है, अब ये एक्सीड कर रहा है। अब ये और ज्यादा लोगों को क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, रोजगार नहीं दे सकता है। उसमें खुद ये भी बैकवर्डनेस का शिकार है। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस है बिहार में। मतलब इतना फर्टाइल लैंड होने के बावजूद भी, कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि बाढ़ आ जाने की वजह से उत्तरी बिहार जहां बाढ़ से प्रभावित है, वहीं दक्षिणी बिहार क्या है, सूखा प्रभावित है, ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उस लेवल की नहीं पहुंच पाती है। तो खुद ही ये बढ़िया से रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पाता जितना हरियाणा और पंजाब के लोगों को वहाँ रोजगार मिलता है। इवन इफ बिहार के जो माइग्रेंट लेबर हैं, वहाँ पे जाके एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है ऐतिहासिक कारक, दूसरा है बुनियादी और ढांचे की कमी, पहले समझ लो उसके बाद मैं दिखवा दूंगा। तीसरा है निवेश का माहौल, चौथा है कुशल श्रम की कमी, पांचवा है कृषि पर निर्भरता, छठा है नीतिगत ढांचा, सातवां है लोगों में जोखिम उठाने की कमी, और आठवां है आपका सामाजिक मुद्दे। तो एक एक करके पहले आप इसे क्या करो, समझ लो ये सब क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो, कल का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था, शॉर्ट नोट्स बनाया था आपने? शॉर्ट नोट्स बनाया उसका? नहीं बनाया तो डेली शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता है। यदि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। क्योंकि बिफोर एग्जामिनेशन 2 से 3 दिन पहले आपको पूरा सिलेबस कवर करना होता है, रिवाइज करना होता है। तो वो किसके द्वारा आप रिवाइज करोगे? शॉर्ट नोट्स के द्वारा। यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं रहेगा तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, और शॉर्ट नोट्स रहेगा, आप रिवाइज कर लोगे 1-2 दिन पहले, तो क्या होगा, उसे मोरल बूस्ट हो जाएगा। हाँ भैया, हमने पूरा सिलेबस क्या करा है, रिवाइज कर लिया है। अब आप पूरा पोथी पत्रा खोल के तो नहीं बैठोगे ना, एक एक टॉपिक 6 पेज में तो नहीं पढ़ोगे ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, और इससे क्या होता है, आपकी समझदारी भी डेवलप होती है। आपसे शॉर्ट नोट्स तभी बना पाओगे आप किसी भी टॉपिक का, जब आप उस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे तभी। ठीक है, आपको कंटेंट आउट ऑफ कंटेंट क्रिएट नहीं करना है, बुक आउट ऑफ बुक नहीं क्रिएट करना है। दैट मीन्स कि एक बुक पढ़ लिए और उसके बाद आप नोट्स बना रहे हो तो पूरा एक बुक के अलग बराबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाना आपको आना चाहिए। मैंने बता भी दिया कैसे बनाना है। कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वगैरह आपके टॉपिक में होने चाहिए। बाकी जो उसका मूल कॉन्सेप्ट है आपके क्या होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। ठीक, बात आएगी समझ में। अब देखो ऐतिहासिक कारक क्या था, पहले समझो एक एक करके। ऐतिहासिक कारक में देखोगे, मुगल पीरियड के समय, मुगल पीरियड तक यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह था, बहुत लघु और कुटीर उद्योगों का बोलबाला था। ठीक है ना। हर एक गांव क्या थे, जो आप देश लेवल में पढ़ोगे तो हर एक गांव आर्थिक रूप से सशक्त थे। सबके सबके यहाँ कोई बुनकर था, कपड़ा बुन रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा डेवलप थी उस, थी ना। हथकरघा उद्योग बहुत ही ज्यादा डेवलप था। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को क्या दे रहा था, रोजगार दे रहा था। तो जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है, बाजार यहाँ के तहस नहस होते हैं, और अंततोगत्वा जब यहाँ पे अंग्रेजों का आगमन होता है, भारत जो है ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत जाता है, तो यहाँ की जो सोसाइटी कहीं ना कहीं लघु और कुटीर उद्योगों पे डिपेंडेंट थी, वो फ्यूडलिज्म की तरफ शिफ्ट कर जाती है। फ्यूडलिज्म बोले तो सामंतवाद की तरफ शिफ्ट कर जाती है, कि हम महाराजा हैं अपने गांव के, और हमारे पास 1000 बीघा जमीन है और पूरा गांव हमारे अधीन है। इसे क्या बोलते हैं, ये फ्यूडलिज्म का शिकार हो गई हमारी सोसाइटी।
उसी का प्रभाव आप आफ्टर इंडिपेंडेंस भी देखोगे। देखते हो ना कि यहाँ पे लोग स्कॉर्पियो खरीद के और उस पे लिखवाएंगे, कुछ कोटेशन लिखवाएंगे और भौकाल मारेंगे, धूल उड़ाएंगे। ये क्या है? फ्यूडलिज्म मानसिकता है। ठीक है, बुलेट खरीद लेंगे, भले ही ईएमआई पे ही खरीदें, लेकिन डग 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 करके जाएंगे तो उनको लगेगा कि उनका सोसाइटल स्टेटस जो है वो बढ़ रहा है। ये क्या है? फ्यूडलिज्म मानसिकता है कि शो ऑफ करेंगे तभी हमारा क्या रहेगा? स्टेटस बरकरार रहेगा सोसाइटी में, नहीं तो नहीं रहेगा। है, तो ये फ्यूडलिज्म मानसिकता की तरफ, फ्यूडलिज्म की तरफ हम चले गए। तो यहाँ पे, और कल फिर से मैंने बताई थी, जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी, कहीं कहीं कसर जो है उसने पूरी। ठीक है, तो ऐतिहासिक कारक में ये था। दूसरा, बुनियादी ढांचे में कमी। अभी भी आप देखोगे, हालांकि पिछले 1 से 1.5 दशक में काफी ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयास से और स्टेट गवर्नमेंट के प्रयास से काफी ज्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जैसे 6 लेन जो हाईवे है, ये इंपॉर्टेंट है। आप नाम गिना के बताओ तो कौन सा 6 लेन हाईवे है बिहार में? कितने? हार्डली आप काउंट नहीं कर पाओगे। जहां पे उत्तर प्रदेश में 14 से 15 एक्सप्रेसवे अभी तक बन चुके हैं, 8-8 लेन के एक्सप्रेसवे हैं। कभी गए हो इधर? आप लखनऊ से आओ, आप मतलब आगरा से लखनऊ आओ, ठीक है, 4 लेन इधर 4 लेन उधर, एकदम मतलब आराम से 1 लेन में अपनी गाड़ी, मैं तो आते रहता हूँ दिल्ली से, जब भी आना होता है तो अपनी गाड़ी से आता हूँ, तो एक लेन में गाड़ी वो कर दो और क्रूज कंट्रोल में शिफ्ट कर दो, चुपचाप बैठ के हैंडल पकड़े रहो, गाड़ी ऑटोमेटिक, एकदम शांत माहौल, बढ़िया से जाओ बढ़िया से आओ। फिर उसी तरह आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो पूरा लगभग एक्सप्रेसवे का जाल बिछ चुका है। ठीक है, वहां पे कहीं ये नहीं कि पशु इधर से आ गए और फलाना काकी आ गई घास काटते हुए, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार में अमूमन आपको ऐसे रोडों पर देखने को मिलेगा। तो डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं है, फ्रेट कॉरिडोर नहीं है, ऐसे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी कमी है। तो कि आप देखोगे कि गांव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखो तो बिहार क्या है? एग्रीग्रियन सोसाइटी है। तो हम यदि एक्सपोर्ट करते हैं और लास्ट मील कनेक्टिविटी नहीं है खेत से मार्केट तक, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए आप फ्रूट्स उपजा रहे हो, आप मतलब सब्जियां वेजिटेबल उपजा रहे हो, तो इन वेजिटेबल को ले जाना, इनका लाइफ स्पैन काफी कम होता है। मान लो टमाटर को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, यहां से बिहार से दिल्ली तक पहुंचाने के लिए अगर 5 दिन लग जाए तो आधे टमाटर तो वैसे ही खराब हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? हाँ, एयर ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा होनी चाहिए। जो कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है, बड़े बड़े जहाज होते हैं, यहाँ पे लगभग बिहार में जो है 10+ या 15+ क्या है? एयर पट्टियां हैं, लेकिन यूज कितनी होती हैं? 2, एक पटना और एक दरभंगा। और कहीं से होता है? और कहीं है? नहीं है ना। तो ये सब डेवलप करना, इसके साथ साथ जो लास्ट मिल कनेक्टिविटी, जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया, काफी ज्यादा धार्मिक डेस्टिनेशन है यहाँ पे। रामायण सर्किट है, जैन सर्किट है, इसके साथ साथ बौद्ध सर्किट है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट तो है बिहार में। ठीक है, फिर नेचर सर्किट भी है। आप वाल्मीकि नगर बीटीआर देख लो, फिर यहाँ पे राजगीर में देख लो, रोहतास में देख लो, कैमूर में देख लो। ठीक है ना। तो यहाँ क्या होनी चाहिए? कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हालांकि सरकार कुछ वर्षों में प्रयास तो की है, लेकिन उस लेवल का प्रयास अभी तक करना क्या है? बाकी है। अपने पड़ोसी राज्य आप उत्तर प्रदेश का मिला लो, वहां तक ये कहां पहुंच चुका है? जहां पे 14 से 15 उसके पास क्या है? एक्सप्रेसवे हैं। और यहाँ पे क्या है? अभी डिसाइड किया गया है कि हम 3 बनाएंगे। पहले से भी डिसाइडेड है, लेकिन अभी तक क्या है? अभी वो बना नहीं है, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बुनियादी ढांचे की कमी है। इसके साथ साथ ऊर्जा की सप्लाई काफी ज्यादा आवश्यक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। होती है कि नहीं होती है? लेकिन अभी भी देखोगे बिहार में पीक आवर में क्या होता है? बिजली कट कर ली जाती, काटी जाती कि नहीं काटी जाती है? तो बात आ रही है समझ में? इसके साथ साथ निवेश का माहौल ना के बराबर है। पहला तो सस्ता लेबर तो अवेलेबल है, नो डाउट, लेकिन स्किल्ड नहीं है। वो रिक्वायर्ड स्किल्ड की कमी है उस लेबर में। ठीक है, तो यहाँ के बिहारी लोग जो जातिगत डिवीजन में, मतलब जातिगत रूप से डिवाइडेड हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमियार हैं, हम यादव हैं, हम कुर्मी हैं, हम कोयरी हैं, हम महतो हैं, लेकिन सारे लोगों का जो ये जाति का दम्भ होता है, जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं वो खत्म हो जाता है। और 3rd क्लास बोगी में, सेफ्टी टैंक में, जो जहाँ पे लोग अपना मूत्र त्यागते हैं, वहां पे बैठ के जाते हैं इन ह्यूमन कंडीशन। बात आ रही है समझ में? तो
तो जातिगत डिवीजन है यहाँ पे, फिर कहीं ना कहीं लॉलेसनेस की भी स्थिति बनी हुई रहती है, ठीक है, पूरा कमांड नहीं है, करप्शन है, लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, निवेश का माहौल नहीं मिल पाता। और ऑब्वियस जो बुनियादी ढांचे की कमी है ये भी इसको क्या करता है, ट्रिगर्ड करता है। अब मान लो कि आपको कॉटेज मतलब कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है, और यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लैंड रेट जो है ना, क्या लैंड रेट बहुत ही हाई है, बहुत ज्यादा हाई है अन्य राज्यों के बनिस्पत। हाँ, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सेज डेवलपमेंट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेवलपमेंट पाता है। इस सरकार को एक्वायर करने में या कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, अब मतलब कोई कैपिटलिस्ट का नाम बताओ बिहार का। देखिए मित्तल साहब कौन है, ये जो एस्टरलाइट वेदांता के फाउंडर हैं, ठीक है, अनुभव मित्तल नहीं, ये क्या नाम है उनका, तो अनिल अग्रवाल के पता नहीं, मैं का नाम अभी भूल, पटना के ही हैं, लेकिन अब बहुत बड़े हो गए हैं, तो वो भी क्या है, लंदन में शिफ्ट कर गए, वहां से अपना व्यापार उनका चल। लैंड रेट हाई होने का मतलब कि जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, भूमि पे दबाव बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस भूमि तो लिमिटेड है ना भाई, तो खाने पीने के लिए वो भूमि जो है वो यूज हो रही है, और उस भूमि को तुम खरीदने जाओगे तो ऑब्वियस वो हाई रेट में मिलेगा, एक्स्ट्रा भूमि तो है नहीं। पॉपुलेशन डेंसिटी में इंडिया में प्रथम स्थान पे है बिहार, है कि नहीं है? नहीं, यूपी यूपी में उतना वो नहीं है क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या सेज डेवलप करने के लिए आपको 1 बीघा जमीन की आवश्यकता नहीं होती है, आपको 100 बीघे जमीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो सस्ते रेट पे मिले, एक फैक्टर ये है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है तो निवेश का माहौल यहाँ पे क्या होता है, बन ही नहीं पाता, ठीक है। अगला है कुशल श्रम की कमी, स्किल्ड डेवलप लोग यहाँ पे क्या है, नहीं है, स्किल्ड लोग नहीं है, पॉपुलेशन तो बहुत ढेर सारा है, लेकिन सब लोगों को रिक्वायर्ड स्किल की कमी है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है किसी भी तरीके का। आधा लोग पता चलते कि मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि चूंकि हमारी एग्रीग्रियन सोसाइटी है तो ऑब्वियस हम खेत में काम करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गांव का कोई लड़का पता चलता है कि खेत में हल चलाते चलाते ग्रेजुएशन पास आउट हो जाता है, और उसको पूछ दो कि कौन सा सब्जेक्ट से पास कर लो बबुआ, तो उसको अपना सब्जेक्ट ही पता नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लिए, ठीक है। प्लेन बीए एक वो वायरल हुआ था शायद, क्या किया तो बीए तो का चीज से पढ़े हो, तो प्लेन है, प्लेन बीए हैं, ठीक है। तो ये हमारी कहीं ना कहीं क्या कर मतलब हमें देख के हंसी तो आती है, बट ये हमारी दुर्दशा का भी द्योतक है, ठीक है, बात आ रही समझ में? मतलब लोग मांझी मांझी द माउंटेन मैन, सीताराम मांझी, उनके डेडिकेशन को लोग सलाम करते हैं। नहीं नहीं, सीताराम मांझी नहीं, क्या नाम था उनका, दशरथ मांझी, सॉरी, दशरथ मांझी सीताराम मांझी नहीं, दशरथ मांझी। तो मतलब डेडिकेशन के साथ उन्होंने क्या करा, पहाड़ काट दिया। तो एक तो हम उनके डेडिकेशन को हम सलाम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक एज अ सोसाइटी, एज अ ब्यूरोक्रेट हमारी सोसाइटी मर गई है, ताकि उस अकेले आदमी को इतने सालों तक पहाड़ काटना पड़ा। वहीं सरकार कर दी होती तो 1 महीने का भी काम नहीं था, वो बुलडोजर वगैरह भिड़ा उड़ा के तोड़ ताड़ के निश्चिंत कर देती 1 महीना में। एक व्यक्ति को लगभग अपना पूरा जीवन उसके लिए खपाना पड़ा, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का, ये किसकी कमी को दर्शाता है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी को दर्शाता है, कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है या यातायात का माध्यम है वो सुविधाजनक नहीं है, और उसको सुविधाजनक बनाने के लिए एक आम आदमी प्रयास करता है सरकारी अपेक्षाओं का शिकार होने के बाद, कई जगह से लात मुक्का खाने के बाद, ठीक है। तो ये एज ए सोसाइटी हमें एक तरीके की गाली भी है, ठीक है। इसके साथ साथ कृषि पर निर्भरता है, मैंने शुरुआत में ही बताया, यहाँ के लगभग 70% प्लस लैंड पे क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है। 80% जनसंख्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से कहाँ पे अटैच है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो लोग कहते हैं कि एग्रीग्रियन सोसाइटी है तो पूरा शिफ्ट सरकार का किस पे होता है, एग्रीकल्चर पे ही होता है, इंडस्ट्री पे उतना ध्यान नहीं। लेकिन अगर देखो बिहार में क्या है, बिहार में 3 इंडस्ट्री पे ध्यान दिया जाए तो बहुत आराम से विकसित हो सकती है,
लैंडलॉक स्टेट होने के बावजूद। पहला है एग्रीकल्चर से संबंधित, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ एग्रीकल्चर से संबंधित तो वो चलेगा। दूसरा टेक्सटाइल से संबंधित, तीसरा आईटी बेस्ड इंडस्ट्री। तीन ही इंडस्ट्री बिहार में चल सकती है, ठीक है। हाँ, आईटी बेस्ड इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर वगैरह से संबंधित इंडस्ट्री चल, बाकी अन्य इंडस्ट्री डेवलप करने में काफी ज्यादा कठिनाई हो। लेकिन सरकार जो है, सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी अभी उस लेवल का सक्सेस हमें नहीं मिल पाया है, इस लेवल का मिलना चाहिए एज अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, ठीक है। इसके साथ साथ नीतिगत ढांचा, यदि आप नीतीश कुमार के कार्यकाल को देख लो, मैं हमेशा बताता हूं कि 90 के दशक में जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो उस समय क्या था, हमारी राजनीतिक मानसिकता जो है उस लेवल की नहीं थी, ठीक है। राजनीतिक निश्चिलता, स्थिरता की क्या हो गई, शिकार हो गई। ये सारी चीजें, जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया एलपीजी रिफॉर्म का। जहां अन्य स्टेट आगे बढ़ रहे थे वहां हम क्या हो रहे थे, डिग्रेड हो रहे थे, ठीक है। सरकार अभी भी सब्सिडाइज रेट में बिजली देती है, जमीन देती है, आपको लोन देती है, लेकिन क्या हो रहा है, अभी ये जो नीतिगत प्रयास हैं गवर्नमेंट के, वो ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे, मतलब लोअर स्टार्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि करप्शन भी है। आप जाओ और लोन लो, कलेक्टर के ऑफिस में से मांगा जाएगा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, तो तुम्हारा 10 लाख का लोन क्या करेंगे, पास करेंगे। या जिस प्लान के लिए, जिस योजना के लिए, जिस बिजनेस के लिए तुम लोन ले रहे हो, वो बिजनेस का आइडिया पास करेंगे। बात आ रही है समझ में? तो ये सब कॉजेज हैं। के साथ साथ लोगों में जोखिम उठाने की कम क्षमता है, ठीक है। देखो, एज अ सोसाइटी हमारा ये कर्तव्य बनता है, जो भी दिक्कतें हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर से, हमसे ही निकल के सामने आ रही हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, करप्शन को बढ़ावा देते हैं। हम आज एसडीएम के लिए और डिप्टी एसपी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कल बन जाएंगे तो हम भी करप्शन करेंगे, ठीक। ये चीज हो गई। तो सोसाइटी ही जिम्मेदार है। दूसरी, जोखिम उठाने की कम क्षमता का तात्पर्य ये हुआ, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो है बहुत ही शांत तरीके से हो, सेटल्ड हो, 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये का तनख्वाह हो, तनख्वाह वाली नौकरी हो, ऊपर से 1 लाख रुपया मतलब अंडर द टेबल आ जाए, ठीक है। खूब बढ़िया घर में ब्याह हुआ हो जाए, एक आध फॉर्चूनर स्कॉर्पियो वगैरह दहेज वहेज मिल जाए, बुलेट उलेट दहेज मिल जाए, हम जाएं और आए, खाएं, पिए, सोएं, बस। सरकारी नौकरी की तरफ युवाओं का यहाँ पे झुकाव क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी उसी को प्रमोट कर रही है, ठीक है। उद्यमिता को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की जाती है सोसाइटी के द्वारा। तो आप देखो यहाँ पे बिहार में बहुत सारे आईआईटीएन हैं, वो लोग भी क्या करेंगे, बीपीएससी में नौकरी करेंगे। बीपीएससी में नौकरी करना एक आईआईटीएन के लिए बहुत छोटी है, बहुत छोटा अचीवमेंट, समझ रहे हो ना। मतलब एसडीएम और डिप्टी एसपी का मतलब क्या हुआ, आप एसडीएम में रहोगे तो वो प्लान इंप्लीमेंटेशन आपका केवल कार्य है, कार्यपालिका का लोअर स्टार्टा हो आप, जो ऊपर से केंद्र से और राज्यों से प्लान बन के आएगा उसको इंप्लीमेंट करोगे धरातल पे। अन्य कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप प्रमोट होके डीएम बनोगे, उसके ऊपर सचिव वचिव तक अगर जाते हो, ठीक है, साफ सुथरी छवि रहती है, तो प्लानिंग में आप सहायता कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लोअर स्टार्टअप है तो आपको यही करना पड़ेगा, प्लान इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो लोगों का, युवाओं का सरकारी नौकरियों की तरफ कम ध्यान देना, और इसके साथ साथ उद्यमिता नहीं, ज्यादा ध्यान देना, और उद्यमिता पे कम ध्यान देना, ये क्या है, एक मूल कारण ये भी है। इसके साथ साथ सामाजिक मुद्दे भी हैं। हम क्या हैं, जातिगत रूप से डिवाइड हैं, ठीक है, धर्म के रूप में डिवाइडेड हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये किसको प्रभावित करता है, हमारे समाज के सोशल स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, प्रभावित करता है, जिसके वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी क्या होता है, हिंड्रांस पैदा होता है, रोड़ा पैदा होता है। अब इसको एक एक करके लिख लो।